हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉकडाउन में आपने फैमिली के अलावा किसके साथ ज्यादा समय बिताया, तो नो वंडर आपका जवाब टीवी या रेडियो हो सकता है। जी हाँ, ये इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री जिसने हमें खबरें दी, एंटरटेन किया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोटिवेट किया टू डील विद द क्राइसिस। ऐसी एक शख्सियत आज यहाँ हमारे साथ हैं, आरजे कार्तिक। 10 सालों से आरजे आरजे कार्तिक लगभग 3200 लाइव शोज कर चुके हैं और आरजे ऑफ द ईयर IRF अवार्ड फॉर बेस्ट रेडियो प्रोग्राम इन हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी से भी नवाजे जा चुके हैं। और आजकल कार्तिक पॉपुलर है अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए। तो माय एफएम से आरजे कार्तिक, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे आपकी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी दिल को छू जाती है। कहाँ से मिले आपको इनकी प्रेरणा? थैंक यू सो मच जी, आपका और आपकी पूरी टीम का हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान बहुत ही अद्भुत प्रयास है, जिसके माध्यम से आप जितने राजस्थान के टैलेंट है सबको मौका दे रहे हैं कि वो आए और अपनी बात रखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया है, और शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी कहानियों को बहुत सारा प्यार दिया है। मैं अक्सर अपनी कहानियों के आखिरी में कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज भी यही कहना चाहता हूँ और थैंक यू करना चाहता हूँ माय एफएम की हमारी पूरी टीम का। जब मैं मॉर्निंग शो होस्ट करता हूँ सलाम जयपुर, तो उसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी, पॉजिटिव कहानी रोजाना रेडियो पर सुनाता हूँ। तो हमारे मैनेजमेंट ने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना इसका वीडियो फॉर्मेट हम सोशल मीडिया पर लेकर के जाएं। हरीशम भाटिया सर, जो कि उस वक्त हमारे सीईओ थे, उन्होंने आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसका वीडियो फॉर्मेट जो है सोशल मीडिया पर लेकर के आए। और शुरुआत में जब हमने अपलोड किया तो उतने व्यूज नहीं मिल रहे थे, लेकिन धीरे 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 लोगों को पसंद आने लगी और आज टचवुड जितनी मेरी कहानियां सब मिलियन प्लस क्रॉस कर चुकी हैं। तो 500 मिलियन प्लस व्यूज मेरी कहानियों को अब तक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे मिल चुके हैं। सो दिल से सब लोगों का धन्यवाद है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल की जिंदगी में हम लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है पॉजिटिविटी की, और वही ये कहानियां लोगों तक पहुंचा रही है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट होता है, 3 से 4 मिनट की कहानी होती है। वैसे भी आजकल लोगों के पास में टाइम नहीं है, वैसे तो बहुत टाइम है, लेकिन हम लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो जो शॉर्ट फॉर्मेट है वो बड़ा क्लिक कर गया लोगों को, और अच्छा लगा कि 3-4 मिनट में जो सारी बात आप कहना चाह रहे हो, चाहे वो टेंशन को लेकर के आप बात करो, पर्सनल लाइफ को लेकर के बात करो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करो, ग्रोथ को लेकर के बात करो, अलग अलग कहानियां होती हैं। कुछ राजा रानी टाइप की कहानी होती है, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं 3-4 मिनट की, जिनके आखिरी में जाकर के यही मैसेज मिलता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और वो लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, बहुत ज्यादा लोग उसको शेयर कर रहे हैं, ना सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर। इनफैक्ट मैं अमेरिका गया हुआ था पिछले साल एक अवार्ड शो के लिए, वहां भी मुझे काफी एनआरआईज मिले, काफी बच्चे मिले स्पेशली, जिन्होंने बोला कि हमारे डैडी जो है, हमारे मम्मा जो है आपकी कहानियां दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और कार्तिक, जो इस वक्त जो मतलब पिछले 6 महीने से जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको मोटिवेटेड रखने की, अपने आप को पॉजिटिव रखने की। और आपकी कहानियाँ जो हैं, उसमें एक ये ख़ास बात ज़रूर है कि मोटिवेशन तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत ही कम समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हर कहानी देती है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि राइट। ये कैसे पॉसिबल होता है? हर कहानी को सिर्फ मोटिवेशनल नहीं रखते आप, बल्कि उसे इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है आपके लिए? देखिए, मेरी कहानी, खुद की कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया था रेडियो में आने के लिए। 2009 से 2010 के बीच में मैंने इंटर्नशिप की थी माय एफएम में, जहाँ पर इस वक्त मैं आरजे हूँ। और मेरा सपना था कि एक बार मैं माय एफएम पर कोई शो होस्ट करूँ। तो मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब मैं 2 शो होस्ट करता हूँ। एक तो मॉर्निंग में करता हूँ जयपुर में 7 से 11, और एक क्रॉस कंट्री पूरे भारत में मेरा एक शो जाता है 30 शहरों में रात 9 से 11, जिसका नाम आहा जिंदगी है। और उस शो को हमने कोविड के बाद में ही शुरू किया है, क्योंकि इस वक्त 2020 की बात करूं, स्पेशली इस टाइम की बात करूं, बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को पॉजिटिविटी की। और मेरे पास में पूरे इंडिया से, जहां भी हमारा शो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहां से मैसेजेस आते हैं कि आपका शो बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कहानियां है ना, ये कहानियां लोगों के दिल को छू रही हैं, क्योंकि बहुत छोटी हैं और तरीका बहुत सिंपल सा है। मैं खुद इसमें बिलीव रखता हूँ, मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर इंसान में वो ताकत है, चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, जिस भी जाति से आते हो, जिस भी धर्म से आते हो, जिस भी रंग के आप हो, ये सब मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली मैटर करता है आपका टैलेंट कितना है, आपके अंदर कितनी ताकत है अपनी, अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को दुनिया के सामने लेकर के आने की। और यही वो सारी बातें हैं जो शायद उन कहानियों के जरिए मैं लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ और उनको कन्विंस कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कहानियां तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन शायद वो मेरे सुनाने का तरीका उनके दिल को छू रहा है, उनको लगता है कि ये दिल से बात कह रहा है। और मैं वाकई में दिल से कहता हूँ, मेरा मानना है, हरिवंश राय बच्चन साहब ने एक बात कही थी कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा।
क्योंकि जब आपके हमारे मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है, और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो मेरा मेरा लाइफ में भी यही फंडा रहा है अब तक। मैं 30 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे लगता है कि इन 30 सालों में मैंने भी यही सीखा है कि लाइफ में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है कि इस वक्त हमें ठीक ना लगे, हमें लगे कि हमारे मन का नहीं हुआ, लेकिन लेटर ऑन जब हम देखेंगे पीछे मुड़ करके कि 2 साल पहले वो चीज क्यों नहीं हुई थी, तो हमें रियलाइज होगा कि यार वो मेरे अच्छे के लिए ही था कि चलो नहीं हुई, उससे अच्छा शायद मेरे लिए लिखा था। एक कहानी में मैंने कहा था कि देने वाला तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, कई बार हम ही झोली को छोटी कर लेते हैं। तो कई बार हम ही ये सोच लेते हैं कि इतने से मेरा काम चल जाए। हो सकता है कि ऊपर वाले का प्लान कुछ शानदार आपके लिए रहा हो। यानी कि हमें आज जी इस सेशन में ये पता लग रहा है कि आरजे कार्तिक की सिर्फ कहानियों में मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये जो मोटिवेशन है वो उनकी बातों में भी है, और ये मोटिवेशन आता है उनकी हाँ जी। अपनी जिंदगी की कहानी से। तो यहाँ आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि आपने जब अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की तो क्या आपने सोचा था कि इस फील्ड में आप इतने सक्सेसफुल रहेंगे? अ, ये सोचा तो था बिल्कुल मैंने, पर ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा मुझे प्यार मिलेगा कि इंडिया का मोस्ट फॉलोड आरजे लोग बना देंगे। तो सब जनता का प्यार है, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार भेजते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस भेजते हैं, बहुत सारे स्केच बना करके भेजते हैं। तो लोग मेरे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, मुझे तो यही बात बहुत बड़ी लगती है। मुझे लगता है कि जितने सम्मान आज तक मिले हैं वो सब एक तरफ है, और लोगों का प्यार एक तरफ है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, एक बार मेरे पास मैसेज आया था सुबह सुबह 4:30 बजे एक लड़की का, और उन्होंने बोला कि मेरी मम्मा ने मुझे जगाया सुबह सुबह, उनकी मम्मा को मोबाइल इतना चलाना नहीं आता, तो उन्होंने जगा करके बोला कि आरजे कार्तिक का वीडियो चला के मेरे को दे दे एक बार, उनकी कहानी मेरे को दिखा दे। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सम्मान है कि लोग इतना इतना सारा प्यार भेज रहे हैं कि वो मतलब आज के टाइम में कहाँ किसके पास इतना टाइम है कि वो, कई बार तो लोग रिप्लाई नहीं करते मैसेजेस के, लेकिन इतना सारा कुछ लिख करके आज के जमाने में। मेरे पास एक वाराणसी से बहुत सारे ऐसे लेटर्स आए थे, 50+ लेटर्स थे, और वो एक साथ एक बॉक्स में एक फैन ने भेजे थे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्यार है आज के टाइम में, तो बहुत मुश्किल है ऐसा ऐसा प्यार मिल पाना। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को कि बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, और सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि वो भी लाइफ में बाउंस बैक करेंगे। एक कहानी मैंने की थी कि अगर आपका भी टाइम खराब चल रहा है तो ये देखें, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा। मुझे लगता है कि शायद अगर उसका टाइटल ये होता कि अगर आपका भी टाइम अच्छा चल रहा है तो ये देखें, तो कम लोग देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, लेकिन उनको यकीन है अपने अंदर। हम लोग बचपन से एक गाना गुनगुनाते आए हैं, हम होंगे कामयाब। तो हम होंगे कामयाब, ये सब लोग यकीन रखते हैं, और शायद यही यकीन मेरी बातें, मेरी आवाज और मेरी कहानियां उन तक पहुंचा रही। बिल्कुल बिल्कुल। कार्तिक, ये देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में आरजे के रोज में काफी ज्यादा बदलाव आया है। जहां पहले आरजे वो मेंट टू बी एंटरटेनर्स ओनली, आज के आरजे सोशल कॉजेस के बारे में सबको मोटिवेट करते हैं। आप खुद भी बहुत सारे कॉजेस हम्म। से जुड़े हैं, जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड, ट्रैफिक रूल्स, नो प्लास्टिक और बहुत कुछ। तो क्या ये नया कंटेंट आपको लगता है कि समाज इसे एक्सेप्ट कर रहा है, और आप इसे खुद कितना एंजॉय कर रहे हैं, बीइंग मैसेंजर फॉर द सोशल कॉजेस? पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि एक मुझे आज भी ऑडिशन याद है, जब मैं खुद आरजे के लिए ऑडिशन दे रहा था, तो मुझे जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने बोला था कि आरजे बन के कोई सोशल कॉज थोड़ी ना उठाता है, ये तो एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी में अगर आपको चेंज लाना है तो आपको वोकल होना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। हमारे जयपुर में ही एक फ्लाईओवर के वहां पर एक नेताजी के पोस्टर लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर फ्लाईओवर था, फ्लाई ओवर है, और वहां पर पोस्टर लगा दी थी किसी नेताजी ने। मैंने जाकर के वहां पर एक फेसबुक लाइव किया और शो में अपनी आवाज बुलंद की। लगातार लोगों के कॉल्स आने लगे, हमने बात करी कि फ्लाईओवर्स को गंदा क्यों कर रहे हैं, स्पेशली उनको जिनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से ब्यूटिफिकेशन का काम जिनका हो चुका है। तो पोस्टर हटवा दो बाजार से, एक मैंने कैंपेन शुरू किया था, उसमें बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। प्लास्टिक के एक स्टूडियो में मैं बंद रहा था, उसमें काफी लोगों का सपोर्ट मिला। एक मैंने कैंपेन किया था, जो लोग इधर उधर जाकर के जो लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दीवारों को गंदा करते हैं, उसके लिए मैंने कैंपेन किया था, ओ मर्द कल आना। तो हमने जयपुर में अलग अलग दीवारों पर लिखवा दिया था, ओ मर्द कल आना। तो मैंने पूछा था लोगों से, वो मूवी आई थी इसलिए उसके बाद में हमने पूछा था कि ये क्या हो सकता है। तो कई बहुत दिनों तक हमने उसका टीजर रखा, उसके बाद फाइनली हमने बताया कि ओ मर्द कल आना को हमने कल भी काट के लिखा था, ओ मर्द कभी मत आना, पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंपेन हैं जो हमने चलाए हैं, और बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। मेरा मुझे लगता है कि अगर आवाज अच्छी हो तो कुछ लोगों तक सुनाई देती है, लेकिन अगर बात अच्छी हो तो बहुत लोगों तक सुनाई देती है। तो बात अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे आप सोसाइटी के लिए करें, किसी की लाइफ में चेंज लाने के लिए करें, किसी की लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए करें। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हैं। और मुझे लगता है कि आरजेज आर ब्लेस्ड विद बोथ द क्वालिटीज। आवाज तो अच्छी होती है, और ऐसे में अगर इंटेंशंस, आपका जो कंटेंट है वो भी सब्सटैंशियल हो जाए, वो भी वजनी हो जाए, वो भी सोशल कॉजेस से जुड़ा हुआ हो जाए, तो मुझे लगता है सोने पे सुहागा, एंड आरजेज कैन बी द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, राइट?
थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है जी मैं नहीं, बहुत सारे आरजेस हैं जो इंडिया में अलग अलग चैनल्स में काम कर रहे हैं। हमारे माई एफएम के आरजेस लगातार अलग अलग शहरों में, चंडीगढ़ में, अहमदाबाद में बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में हमारी एक आरजे मीनाक्षी, उन्होंने साइकिल गिरी एक कैंपेन किया था। तो बहुत सारे हमारे आरजेस हैं जो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और सोसाइटी में चेंज लाने के लिए काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि सिर्फ आरजे जो है वो हंसी मजाक के लिए आता है या सिर्फ एंटरटेन करने के लिए आता है। आरजे अगर वोकल होगा तो अपने शहर के लिए काफी काफी बड़ा चेंज ला सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सच बात है। और कार्तिक, मुझे लगता है कि आपसे ये प्रश्न सबसे सही तरीके से और आप इसका आंसर सबसे अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि आप ना सिर्फ रेडियो पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी आपके लाखों फॉलोवर्स हैं। आप एक सक्सेसफुल आरजे तो रहे ही हैं, सोशल मीडिया पर भी आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इस वक़्त की, जब कोरोना है, एक पैंडेमिक के टाइम पर आपको क्या लगता है कि कौन-सा हम्म। प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? प्लेटफॉर्म तो मैम सारे इम्पोर्टेंट है। डिपेंड करता है कि आप, वही मैंने बोला कि बोल क्या रहे हैं, वो डिपेंड करता है। आप कौन सा कंटेंट परोस रहे हैं वो डिपेंड करता है। हमारे माई एफएम का टैगलाइन है, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माई एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। तो जब हमने टैगलाइन जब हम लेकर के आए थे तो हमें लगा था पता नहीं लोग इसको कैसे पॉजिटिव लेंगे नहीं लेंगे, पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो रेडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब मैटर ये करता है कि वहां आप कंटेंट क्या लेकर के जा रहे हैं। अगर आप रेडियो पर नेगेटिव कंटेंट या वल्गर कंटेंट लेकर के जाएंगे तो उसको उतना प्यार नहीं मिलेगा। आप सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट लेकर के जाएंगे, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए उसको आपको फुटेज मिले, आपको हाईलाइट, आपके बारे में लोग जाने पहचाने, लेकिन जैसे ही वो समझेंगे कि सिर्फ हेट स्प्रेड करने का काम हो रहा है तो आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो मेरी कहानियां मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो बताती हैं कि अगर आप दिल से अगर कोई चीज अच्छी कर रहे हैं, अच्छा कोई इनिशिएटिव लें, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मतलब मुझे तो यकीन नहीं होता कि आज भी की पॉजिटिव स्टोरीज को इतना ज्यादा शेयर करते हैं लोग, लाखों में शेयर होते हैं मेरे वीडियोस पे, हजारों में शेयर होते हैं। तो मुझे लगता है कि वही वाली बात है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आप रेडियो पर अच्छी बात बोलेंगे तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटली अच्छी बात रखेंगे, अच्छा कंटेंट लाएंगे, सिर्फ कहानियों की बात नहीं हो रही है, आप बहुत 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 कुछ आप घर बैठे बैठे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने देखा, यूट्यूबर्स इन दिनों बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए हैं। तो अगर आपके पास में कंटेंट है तो वाकई में आप कमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटेंट नहीं है तो फिर वो आप ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक चीज छोटी सी मैं बोलना चाह रहा हूँ हमारे मीडिया के लिए भी, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और इस वक्त स्पेशली बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी खबरें सुनने को मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पेशली इस टाइम की बात करें, पॉजिटिविटी उन्हें भी स्प्रेड करनी चाहिए। दैनिक भास्कर जो हमारा जो अखबार है दैनिक भास्कर, जिसका कि माई एफएम जो है उसका रेडियो डिवीजन है, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं नो नेगेटिव न्यूज। तो उस तरफ भी मीडिया को बढ़ना चाहिए। और देश का मीडिया जो, उससे बहुत सारे लोग इस वक्त उम्मीद रख रहे हैं कि वो पॉजिटिव खबरें जो है वो लेकर के आएंगे। बहुत कुछ अच्छा हमारे देश में हो रहा है। अब सिर्फ उसके पीछे सिर्फ एक बात है कि क्या वो लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। तो लोगों तक पहुंचा देंगे तो माहौल बदल जाएगा और लोगों की सोच बदल जाएगी। बिल्कुल सच कहा आपने। और जी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी हमारी मीडिया की बहुत ज्यादा बनती है कि खबरें या जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसको कैसे लोगों तक पॉजिटिव पहुंचाना है और लोगों को मोटिवेटेड कैसे रखना है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर होती है। चलिए कार्तिक, अब हम एब्सोल्युटली। आते हैं हमारे कुछ उन फॉलोअर्स के बारे में बातें करने, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कार्तिक ही की तरह या बहुत सारे और आरजेस की तरह इसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो बताएं आप कि क्या जी। आरजे बनने के लिए कोई किसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है या सिर्फ पैशन ही काफी है, बोलने का तरीका यही बहुत है? देखिए, क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, ग्रेजुएशन तो जरूरी है। प्लस अगर मास कॉम से किसी ने पढ़ाई की, मास कम्युनिकेशन किया है, बीजेएमसी की है, एमजेएमसी की है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोनाउंसिएशन, मॉड्यूलेशन और प्रेजेंटेशन। ये तीन चीजें होती हैं जो एक अच्छा आरजे बनाती हैं, अच्छा एंकर बनाती हैं। आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, मॉड्यूलेशन कितना अच्छा है। एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जितने दमदार तरीके से आप कहेंगे उतना दमदार वो बात लगेगी। और प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सही प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तीन तरीके हैं जिसके जरिए आप आरजे बन सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आप बीजेएमसी एमजेएमसी कर सकते हैं। वहां से आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोफेसर बताएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। आजकल रेडियो स्कूल्स भी आ चुके हैं। और तीसरा जो तरीका है जो मैंने अपनाया था वो था इंटर्नशिप का। आप सीधा जाकर के रेडियो चैनल्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके अंदर उनको पैशन लगता है, अगर उनको लगता है कि ये रेडियो के लिए बना है। कई बार क्या होता है ना कि बिना कोचिंग के भी कमाल कर देते हैं। कुछ एकलव्य होते हैं, कुछ अर्जुन होते हैं।
तो एकलव्य वो होते हैं जो सुन के सीख लेते हैं, तो मैंने सुन के सीखा था। मेरे पास में आज भी पुराना लैपटॉप है, उसमें 2-2,500 रिकॉर्डिंग्स हैं अलग-अलग आरजेस की। तो ऐसा कोई आरजे नहीं रहा होगा जिसको मैंने सुना नहीं होगा। शायद उनको भी पता नहीं होगा कि उन्होंने क्या बोला था, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने क्या बोला था। तो मैंने इतना कीनली ऑब्जर्व किया था। तो मेरा मानना है कि या तो एकलव्य बन जाइए या अर्जुन बन जाइए, दोनों ही तरीके से आपको जीत जरूर से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ तक है। तरीके ऑफ कोर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कार्तिक, देखा गया है कि आजकल के युवाओं में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डिलेमा की। उन्हें ये समझ ही नहीं आता, डाउट्स बहुत सारे होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो, बहुत सारी जगह से ये ही मैसेजेस आते हैं कि नहीं नहीं, पढ़ाई करना तो अपने आप में बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स जरूरी है, लेकिन इस डाउट में कैसे क्लैरिटी मिले कि असल में करना क्या है? वी शुड गो विद आवर हार्ट, हमारा दिल जो चाहता है वो करना चाहिए, या दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए? इस बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि लाइफ में वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। अगर आपने वो काम करना शुरू कर दिया जो आपको पसंद है, तो फिर पूरी जिंदगी आप काम नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसलिए वो काम एक बार ही सोच लो कि क्या करना चाहते हो, उसके बाद में वो काम करने लग जाओ, तो फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं जॉब पर जा रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ, हर पल को जी रहा हूँ और खुशी से जी रहा हूँ। आपको काम काम नहीं लगेगा। तो यही यही मैं मेरा सिंपल मैसेज है। हालांकि कई बार लोगों के सामने बहुत बड़े चैलेंज होते हैं, कहने के लिए बात बहुत आसान है। बहुत जरूरी होता है कि फैमिली उनको सपोर्ट करे। जैसे मेरी फैमिली ने उस वक्त मेरे को सपोर्ट किया। मैं उस वक्त बीबीए फाइनल ईयर में था, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, जो तुम करना चाहते हो वो करो। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉल्स मेरे पास में आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि उनकी फैमिली लगातार प्रेशराइज कर रही है कि ये सब मत करो। कुछ बहुत अच्छे सिंगर्स हैं जो घरों में बंद हैं, कुछ बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो घरों में बंद हैं। कहीं ना कहीं अब वो उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन सबको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए, और ये बच्चों के लिए लगातार ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं वही करें, उन पर कुछ भी थोपा ना जाए। थोपा नहीं जाएगा तो वो कमाल कर देंगे, लेकिन हाँ, इसके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। और ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि आपने उसको फ्री छोड़ दिया तो बच्चा फिर पता चला कि उसने ना तो आपके मन का किया ना उसके मन का किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए ये जरूर से क्लियर करना जरूरी है कि आपका पैशन क्या है, उसको फॉलो करेंगे तो कमाल तो होगा ही। बिल्कुल, लेकिन डेडिकेशन और फोकस, वही बात है कि मेहनत करना, पीछे नहीं हटना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एब्सोल्यूट। हाँ जी, हाँ जी। कार्तिक, आपने राजस्थान के इलेक्शंस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यू वर ब्रांड एम्बेसडर एंड योर वॉइस वाज यूज्ड विविडली फॉर दिस पर्पस। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, और पॉलिटिक्स में अपनी छाप छोड़ना कैसा लगा आपको? पॉलिटिक्स में तो छाप नहीं छोड़ी थी मैंने, लेकिन मैंने जो राजस्थान के यंगस्टर्स हैं उन तक जरूर से आवाज बुलंद की थी, पहुंचाई थी कि अगर आप 18 प्लस हैं तो जाइए, जाकर के मतदान केंद्र पर जाइए और मतदान देकर आइए, वोट जरूर से दीजिए। लगातार अलग अलग तरीके से हमने रेडियो पर भी उसको प्रचारित किया था। अब मेरा होम टाउन कोटा है, मैं कोटा गया था, वोट देकर के वापस आया था, फिर जयपुर आकर के रेडियो पर शो किया था, फेसबुक लाइव किए थे, सेंटर्स पर जाकर के बात की थी। बहुत बुजुर्ग महिलाओं से, पुरुषों से मैं मिला था। तो मैंने बताया कि 100+ वाले अगर वहां आ सकते हैं, मतदान केंद्र पर आ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते। तो बहुत बहुत तरीके से हमने, बहुत अलग अलग तरीके से, यूनिक तरीके से हमने कोशिश की थी आवाज पहुंचाने की। और अभी भी मैं यही लगातार हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि सवाल आप तभी पूछिए जब आपने वोट दिया, उसके बाद में आपको अधिकार है कि आप पूछें कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अगर आपने वोट ही नहीं दिया तो आप किस हक से कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप वोट दीजिए, उसके बाद में फिर आप अपनी बात को रखिए। ऐसा मेरा मानना है, और मैंने लगातार इसके लिए ही काम किया था। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे निर्वाचन विभाग राजस्थान का कि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने मुझे चुना और मुझे मौका दिया कि मैं उनके साथ में काम करूं। और थोड़ा सा भी अगर मेरी वजह से परसेंटेज बढ़ा हो तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर श्योर कि आपके होने की वजह से बहुत सारे लोगों पर ये असर पड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अगेन वही बात आती है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए हम अंडरमाइन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बातें मीडिया में कही जाती हैं वो लोगों के दिमाग पर एक असर छोड़ती हैं। ये बहुत बहुत राइट। ही खास चीज होती है, एंड वी शुड ऑलवेज रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जानना चाहेंगे कि आरजे कार्तिक की इस लाइफ जर्नी में उनके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरे इंस्पिरेशन सबसे सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा हैं। मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, और फैमिली से मुझे काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिला। बचपन से ही मेरे घर में ऐसा माहौल था कि लाइफ में करियर में आपको सबसे पहले तो करियर पर फोकस करना है और अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना है। उसके बाद में जो मेरे इंस्पिरेशन थे, खास करके रेडियो की बात करूं तो मैंने आरजे सिद्धू को सुना था, जो इस वक्त मुंबई में है। जयपुर में ही सलाम जयपुर शो होस्ट करते थे माई एफएम पर एक वक्त में। और उनको सुनकर के मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन आई थी कि मुझे भी इनकी तरह रेडियो जॉकी बनना है। मैं उनसे मिलने के लिए गया था। तो मुझे
जो आरजे बनने की इंस्पिरेशन है वो उनसे मिली है। और मैं हर बार हर जगह पर हर इंटरव्यू में उनके बारे में बताता हूँ, और जैसे इंटरव्यू जाता है उसके बाद उनका मैसेज आता है कि अब तो मत बता मेरे बारे में सबको पता चल गया है। लेकिन नहीं, मैं दिल से उनको थैंक यू करता हूँ, और उनको जितनी बार मैं थैंक यू बोलूँ उतना कम होगा, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे जिन्होंने मुझे लगातार इंस्पायर किया कि ये करना है। उन्होंने ही मुझे बताया था कि जो इंटर्नशिप एक तरीका हो सकती है रेडियो में आने का। तो उस दौर में जब मेरे पास में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि कैसे आरजे बनना है, क्या करना है, क्या सही तरीका होगा, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और वहां से ये सारी जर्नी शुरू हुई है। आज मैं आरजे कार्तिक नाम से जाना जाता वाह, क्या बात है। तो कार्तिक, अब हूँ। थैंक यू। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे इस इनिशिएटिव, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, जो कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, और हम ये चाहते हैं कि इसके द्वारा राजस्थान के जनों को जो प्रसिद्धि देश में दुनिया में मिल रही है उसे हम लोगों के सामने लाएं। तो हमारे इस प्रयास के बारे में जी। आपका क्या कहना है? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो प्रिंसेस दिया कुमारी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो राजस्थान के जितने राजस्थानी है, जितना राजस्थान का टैलेंट है, सबकी आवाज को आगे लाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर के आई हैं। हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, नाम से ही पता चल रहा है कि सक्षम राजस्थान है। राजस्थानी जो है कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले। और राजस्थानी टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए जो उनके गाइडेंस में काम हो रहा है, उसके लिए तो जितनी तारीफ की जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम होगा। और बाकी भी हमारे जो राजस्थानी आर्टिस्ट हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग एक साथ रहिए, अपनी आवाज को बुलंद रखिए। हम सब राजस्थानी मिलकर के राजस्थान को गर्व महसूस करवाते रहेंगे। और राजस्थान का तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास को आगे लेकर के जाना है और भविष्य को भी सुनहरा करना है। उसके लिए हमें लगातार एक साथ अपनी आवाज को बुलंद रखना है। बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं कि हमारे इस एम में, हमारे इस ध्येय में आप जैसे लोग जो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। तो मुझे लगता है कि राजस्थान बहुत आगे तक जाएगा और बहुत बहुत नाम कमाएंगे राजस्थानी। तो इसी के साथ बिल्कुल। धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारी और जानकारियां दी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। जाते आते मैं बस बोलना चाह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।